एक होता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या है, ये है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। और ये क्या था, ये था ये था ये था काइंड्स। ये क्या था, काइंड्स। तो काइंड्स और डिग्री में फर्क है। देखें, काइंड्स जो है वो वेरिएबल के मुताबिक आएंगी। अब वेरिएबल कितने हैं, एक प्राइस है, फिर इनकम है, टेस्ट है, वेदर है, जितने भी वेरिएबल हैं सारे, ये हर वेरिएबल के मुताबिक उतनी ही काइंड्स बन सकती हैं। अच्छा, अब डिग्रीज समझना है। डिग्रीज क्या है, डिग्रीज हैं पांच डिग्रीज हैं। पहले को हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक, ये पहला है। दूसरे को हम कहते हैं मोर इलास्टिक। तीसरे को हम कहते हैं लेस इलास्टिक। ये 3 नॉर्मल डिग्रीज हैं। चौथी और 5वीं डिग्री पे बात करें तो वो है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये जो दो हैं, ये जो 3 हैं, ये 3 जो हैं ये नॉर्मल हैं, ये नॉर्मल केसेस हैं। और इसमें भी ख़ास तौर पर ये दोनों नॉर्मल हैं, और ये जो हैं ये एक्सट्रीम केसेस हैं। एक्सट्रीम केसेस हैं। अच्छा, इलास्टिसिटी को ये इलास्टिसिटी है ना, तो इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, या इलास्टिसिटी को डिनोट कर देते हैं हम ईटा से। ये भी सिंबल हो सकता है, ठीक है ना जी। तो ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, यानी ई से भी कर सकते हैं। ये एप्सिलॉन है और ये ईटा है। ये तीनों नोटेशंस यूज हो सकती हैं इलास्टिसिटी को शो करने के लिए। तो अब जो है यहाँ पर जब हम इलास्टिसिटी को इन फार्मूलाज के ज़रिए मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई जवाब आएगा। तो इसका जो जवाब आएगा, इन तीनों का, इन सब का कोई ना कोई जवाब आएगा। तो इसका जवाब आएगा इक्वल टू 1। इसका जवाब ग्रेटर देन 1 आएगा, और इसका जवाब लेस देन 1 आएगा, और इसका जो आंसर है वो 0 आएगा, और इसका जो है वो इन्फिनिटी आएगा। बात समझ आ गई। तो ये 5 काइंड है, इसलिए ये एक्सट्रीम केसेस हैं कि ये 0 और इन्फिनिटी जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पे हैं, तो इसलिए इनको एक्सट्रीम केसेस कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बताऊं कि कुछ किताबों के अंदर इस यूनिट इलास्टिक को लोग क्या कहते हैं, इसको समझें ज़रा। इनके और नाम भी हैं। इसको कहते हैं इक्वल इलास्टिक। इसे क्या कहते हैं, इक्वल इलास्टिक। इसको कहते हैं सिर्फ इलास्टिक। ये आप कोई पाकिस्तानी किताबें पढ़ेंगे तो वो ये वाली यूज़ करेंगे जो मैंने पहले लिखी हुई हैं, इनको यूज़ करेंगे। लेकिन जो अब मैं लिख रहा हूँ पर्पल, उससे ये वो हैं जो कि इंटरनेशनली लोग यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तानी कहते हैं मोर इलास्टिक, लेकिन जो
बाकी दुनिया है वो कहती है इलास्टिक। इसलिए आपको सब पता होना चाहिए कि मोर इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1 है और इलास्टिक भी कहते हैं उसको। इसी तरीके से लेस इलास्टिक को वो लोग क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक को वो इन इलास्टिक कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इन इलास्टिक। और इसी तरीके से ये जो ये दोनों हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको हम ज़ीरो इलास्टिक और इन्फिनिट इलास्टिक भी कहते हैं। समझ गए? तो ये आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि यूनिट इलास्टिक का मतलब इक्वल इलास्टिक है, ठीक है ना जी, और मोर इलास्टिक का मतलब इलास्टिक है, लेस इलास्टिक का मतलब जो है वो इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ज़ीरो इलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इन्फिनिट इलास्टिक। ये इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। समझ आ गई? और लफ्ज़ शुरू में क्या आएगा, परफेक्टली। तो ये 5 डिग्रीज हैं। अब मैं आपको काइंड्स भी बता चुका हूँ। काइंड्स जो हैं वो वेरिएबल के मुताबिक आएंगी, और ये जो डिग्रीज हैं ये हर काइंड में 5 डिग्रीज होंगी। हर काइंड में 5 डिग्रीज होंगी। मेरी बात समझ आ रही? इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये क्या है, ये असलम है। ये समझ लीजिए ये क्या है, अनवर है। और ये कौन है, ये फर्ज कर लें हिना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अनवर है, अगर इसने असलम को मारा, थप्पड़ मारा, ये अनवर जो है असलम को थप्पड़ मारता है, तो इस थप्पड़ मारने को क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन ये करेगा असलम के अनवर ने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन इसके अंदर अगर वो डिग्री डालेगा तो वो 5 डिग्रीज हो सकती हैं। किसके दरमियान, अनवर और असलम के दरमियान 5 डिग्रीज हो सकती हैं। यानी कैसे हो सकती हैं कि पहली बात यह कि जिस स्पीड से अनवर ने असलम को थप्पड़ मारा, असलम भी अनवर को उसी स्पीड से दे मारे। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं इक्वल इलास्टिक, यानी जिस स्पीड से उसने मारा उसी से उसने मारा, तो ये इक्वल है। ये पहला केस। दूसरा केस ये है कि अनवर जो है वो असलम को फिर थप्पड़ मारता है, लेकिन असलम उसको उससे ज़्यादा स्पीड से मारता है, तो ये मोर इलास्टिक होगा। ये वाली बात होगी, दूसरा केस होगा। तीसरा जो केस है उसमें यह है कि अगर अनवर दोबारा असलम को मारता है तो असलम उसको कम स्पीड से मारता है, ये लेस इलास्टिक है। ये समझ आ रही है आपको? 3 केसेस हैं, यानी रिस्पॉन्स है किसका, असलम का, किसको, अनवर को। ये 3 नॉर्मल केसेस हैं। 2 केसेस और देखें कि अनवर जो है वो असलम को थप्पड़ मारता है, लेकिन असलम उसको बिल्कुल नहीं मारता, तो ये ज़ीरो रिस्पॉन्स है। इसे हम ज़ीरो इलास्टिक कहेंगे, ज़ीरो इलास्टिक। और आखिरी केस ये है कि अनवर जो है वो असलम को मारता है, तो असलम उसको फिर मारते ही चला जाता है, ये इन्फिनिट है। अब असलम का रिस्पॉन्स इन्फिनिट है, वो मारते ही चला जाता है। ये दोनों आखिरी जो बातें ये एक्सट्रीम हैं। इसका मतलब ये है कि अनवर के थप्पड़ मारने के नतीजे में असलम जो है वो 5 किस्म की रिस्पॉन्स दे सकता है। 5 किस्म की डिग्रीज हैं, 5 किस्म की डिग्रीज हो सकती हैं। बराबर, जिसे हम इक्वल कहते हैं, ज़्यादा या कम या ज़ीरो या इन्फिनिटी, ये 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये समझें कि ये जो अनवर और असलम है, ये अनवर असलम नहीं है, बल्कि ये प्राइस है, और ये जो है ये क्या है, ये डिमांड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ने जो भी करना था वो करेगी, आगे से रिस्पॉन्स डिमांड ने देना है, और डिमांड के जो रिस्पॉन्स हैं वो 5 है। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 रिस्पॉन्स बन जाएंगे। अब फर्ज कर लें ये जो हिना है,
ये भी हिना ने भी किसको अफेक्ट करना है जाके, असलम को। इसके साथ भी असलम के 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अब ये हिना हिना नहीं है, बल्कि ये समझ लें इनकम। तो इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करेगी और उसके अंदर 5 रिस्पॉन्स आ सकते हैं। यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो 5 रिस्पॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काइंड्स जो बनेगी वो वेरिएबल के मुताबिक बनेगी। प्राइस के मुताबिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगी, है ना। इसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम के साथ जब आप डिमांड का लिंक जोड़ेंगे तो उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देंगे। और हर काइंड के अंदर अगर हम एक और ले लें, फॉर एग्जांपल एक और ले लें, रियाज लिख लें, तो रियाज भी तो असलम को मार सकता है ना। तो रियाज समझ लें प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं। तो ये एक और वेरिएबल आ गया, इसके हिसाब से भी इसको इफेक्ट होना है। तो ये एक और काइंड बन जाएगी, इसको हम कहेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 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 हर एक के साथ 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं। 5 5 समझ रहे हैं ना। इसके साथ भी कितने हो सकते हैं? 5। इसके साथ भी कितने रिस्पॉन्स हो सकते हैं? 5। वो 5 कौन से हैं ये मैंने इधर लिखे हुए हैं। इसका मतलब डिग्रीज जो हैं वो वेरिएबल के मुताबिक तय होंगी और हर सॉरी जो काइंड्स हैं वो वेरिएबल के मुताबिक होंगी और डिग्रीज हर वेरिएबल में मौजूद होंगी। यानी अगर वेरिएबल के मुताबिक करेंगे तो काइंड्स बनती चली जाएंगी, अगर प्राइस के साथ देखेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा, अगर इनकम के साथ देखेंगे तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा, और अगर क्रॉस प्राइस देखेंगे तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा। तो जितने वेरिएबल डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके मुताबिक उतनी ही काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएंगी और हर काइंड में 5 डिग्रीज होंगी। प्राइस इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्रीज होंगी, इनकम इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्रीज होंगी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की भी 5 डिग्री होंगी, क्योंकि हमने ये 3 ही इंपॉर्टेंट काइंड्स पढ़नी है। हालांकि और वेरिएबल भी हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट करती है। तो एडवर्टीजमेंट के साथ अगर डिमांड का लिंक जोड़ेंगे तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक और काइंड बन जाएगी और उसके अंदर भी तो 5 रिस्पॉन्स होंगे ना, कि जब एडवर्टीजमेंट थप्पड़ मारेगी डिमांड को तो डिमांड के 5 रिस्पॉन्स आएंगे, या इक्वल आएगा या लेस आएगा या इक्वल मोर आएगा या ज़ीरो आएगा या इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये बात समझें कि काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क है। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी 5 ही होती हैं और हर काइंड में 5 होती हैं, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है? टाइप है, नंबर 1। नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या काइंड जिसे कहते हैं, टाइप या काइंड। और तीसरा हम जो पढ़ना है हमने वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डिग्रीज कितनी हैं? तो प्राइस इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज हैं, इनकम इलास्टिसिटी में 5 डिग्रीज हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में 5। किसी भी काइंड में चले जाएं 5 रिस्पॉन्स होंगे, समझ रहे। मैंने आपको ये थप्पड़ से एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और काइंड, टाइप और काइंड एक ही बात है। और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क समझ आ गया कि अगर आप प्राइस के और डिमांड का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड के 5 रिस्पॉन्स हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे चलें, थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं इन बातों को। देखो बात ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, अब मैं लॉ ऑफ डिमांड दोबारा बता रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड है क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, है ना। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या बताती है? ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड अगर मैं इस पर ये लिख दूँ
नेगेटिव साइन, लॉ ऑफ डिमांड है ये। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्राइस जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना जी, तो इस पे किसी को इतराज़ नहीं है। फिर इसी तरीके से जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस पे भी किसी को इतराज़ नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एक खामी थी। खामी ये थी कि ये डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है। लॉ ऑफ डिमांड शोज क्या, डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये बताता है। लेकिन दूसरी चीज है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ चेंज, ये नहीं बताता। अब एक्सटेंट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि हाउ मच चेंज, ये नहीं बताता। तो लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है लेकिन एक्सटेंट ऑफ चेंज नहीं बताता। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो दोनों चीजें बताती है। डायरेक्शन ऑफ चेंज भी बताती है और एक्सटेंट ऑफ चेंज भी बताती है, दोनों बताती है। देखें कैसे भला, इस बात को समझें। देखें यहां पर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इस पे किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन कितनी कम होगी, ये है एक्सटेंट ऑफ चेंज। एक्सटेंट ऑफ चेंज ये नहीं बताता। इतनी भी तो कम हो सकती और इतनी भी तो कम हो सकती, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। ये सिर्फ बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, डिमांड नीचे आएगी, लेकिन ये नहीं बताता कि प्राइस कितनी ऊपर जाएगी और डिमांड कितनी नीचे जाएगी। ये बात नहीं बताता, और ना हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये चीज़ डिस्कस करनी है क्योंकि उसमें है ही नहीं है। इसी तरीके से जब हम दूसरी बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कि प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्राइस कितनी कम होगी, ये है हाउ मच चेंज, यानी एक्सटेंट ऑफ चेंज, ये नहीं बताता। और डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड तो इतनी भी बढ़ सकती है और डिमांड जो है वो इतनी भी बढ़ सकती है। तो ये रिलेशनशिप तो नेगेटिव ही है। देख लें, इसके साथ मिला दें तो नेगेटिव है, इसके साथ मिला दें तो नेगेटिव है, इसके साथ मिला दें तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप तो है कि प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कितनी बढ़ रही है ये नहीं बताता। तो लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन ऑफ चेंज तो बता रहा है, और वो क्या डायरेक्शन ऑफ चेंज, नेगेटिव, लेकिन उसकी एक्सटेंट नहीं बताता कि हाउ मच चेंज। समझ रहे हैं ना बात? तो ये दोनों में फ़र्क है। अब आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड और ख़ास तौर पर पूछें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का ताल्लुक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से नहीं करना, क्योंकि उसमें इनकम आ जाता है, और क्रॉस प्राइस से भी नहीं करना, बल्कि किससे करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से करना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी प्राइस की बात करता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो आप कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड shows the direction of change but ignores the extent of change, but elasticity of demand, price elasticity of demand shows the direction of change as well as the extent of change, so it captures both the aspects. समझ गए ना ये बात? तो दिस इज दी डिफरेंस। देखें, जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप सिंपली ये कहते हैं ये प्राइस है जी, ये डिमांड है, और यहाँ लिख देते हैं 5 4 3 2 1, और इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये लॉ ऑफ डिमांड।
समझ आ गई ना कि नेगेटिव रिलेशनशिप ही शो करना है ना कि कीमत देखें कम हो रही है और डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही, कीमत कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही। लेकिन यहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता लाभ डिमांड के अंदर कि कीमत कितनी कम हो रही है, यानी 5 से 4 है, इधर डिमांड से 1 से 2 है, ये चीज़ नहीं केयर की जाती लाभ डिमांड के अंदर। लेकिन जब आप प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पे जाएंगे तो वहाँ ये चीज़, दोनों चीज़ें आएंगी, एक तो डायरेक्शन ऑफ चेंज भी आप बताएंगे नेगेटिव, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ चेंज भी बताएंगे कि कितनी तब्दीली आई, कितने परसेंट प्राइस कम हुई और कितने परसेंट डिमांड बढ़ी। रिलेशनशिप नेगेटिव ही रहेगा जो लॉ ऑफ डिमांड में, लेकिन साथ साथ एक्सटेंट भी आ जाएगा। और एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट एक्चुअली जो है वो डिग्री है कि कितनी तब्दीली आई, बराबर यूनिट इलास्टिक आई यानी बराबर आई, इक्वल आई, या मोर आई, या लेस आई, या जीरो आई, या इन्फिनिटी आई। तो ये डिग्री भी आ रही है साथ। जैसे आप कहते हैं ना, कमेंट्री आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसने कहा जी उसने, खिलाड़ी ने तेजी से एक रन मुकम्मल किया, खिलाड़ियों ने तेजी से एक रन मुकम्मल किया। तो ये रन भी मुकम्मल किया और तेजी मीन्स उसकी डिग्री भी आ रही है साथ। इस तरीके से मैंने कहा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, एक है उसने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा, तो या आहिस्ता से थप्पड़ मारा, है ना, तो उसकी एक्सटेंट भी साथ आ रही है। ये एक्सटेंट है, शिद्दत जिसे कहते हैं, वो डिग्री है उसकी। इसलिए हमने जब इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये रिस्पॉन्स क्या आता है। क्योंकि जब ये प्राइस थप्पड़ मारेगी डिमांड को, तो डिमांड ने थप्पड़ मारना है इन रिस्पॉन्स, तो वो मारना कैसे है? मारना तो है, रिलेशनशिप तो आएगा नेगेटिव कि वो मारेगा तो वो भी मारेगा, तो रिलेशनशिप तो है, लेकिन फिर किस किस्म का है, सॉरी कितनी शिद्दत का है, तो वो डिग्री भी साथ आएगी उसकी कि इतनी ज़ोर से मारा, बराबर मारा, कम मारा, ज़ीरो मारा, या इन्फिनिटी उससे मारा। तो ये समझ आई है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, लेकिन मतलब ये सिंपल सा डाटा है, 5 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5, ये लॉ ऑफ डिमांड का डाटा है, आप खुद खुद से जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप बताना है। लेकिन जब आप प्राइस इलास्टिक डिमांड में जाएंगे तो इस तरह से डाटा जनरेट नहीं कर सकते, फिर हमें सोच के करना पड़ेगा कि इक्वल इलास्टिक के लिए कैसे करें, मोर इलास्टिक के लिए कैसे करें, लेस इलास्टिक के लिए कैसे करें, फिर वो आपको डाटा सोच समझ के लिखना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, तो ये सारी बातें आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद चलते हैं आगे, मज़ीद आगे चलते हैं। वो ये कि हमने फार्मूला लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिखा था, याद करें, हमने कहा था प्रोपोर्शनेट, है ना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन QD ओवर प्रोपोर्शनेट चेंज इन P, ये फार्मूला। और आपको याद है कि प्रोपोर्शनेट चेंज का भी मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बताया था, प्रोपोर्शनेट चेंज का भी फार्मूला बताया था। ये देखिए प्रोपोर्शनेट चेंज कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, ये फार्मूला है प्रोपोर्शनेट चेंज करना। तो प्रोपोर्शनेट चेंज, अब यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या इसका फार्मूला कैसे बनता है। जैसे जैसे प्रोपोर्शनेट जो चेंज है, प्रोपोर्शनेट चेंज का फार्मूला मैंने भी लिखा है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। तो आपने इधर इधर Q लिखा हुआ है, तो Q की जगह हम लिख लेते हैं QD की जगह हम लिख देते हैं Q, और आसानी के लिए, तो Q का मतलब QD है। तो अब प्रोपोर्शनेट चेंज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, न्यू वैल्यू लेंगे Q की, फिर ओल्ड वैल्यू लेंगे Q की और ओल्ड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1। तो 2 का मतलब है यहाँ पर न्यू और 1 का मतलब है ओल्ड। तो ये देखें, न्यू वैल्यू Q2 मीन्स न्यू वैल्यू, फिर Q1 मीन्स ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, तो ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन Q आ गया ना। फिर ये बटा है इसके नीचे ये डिवाइडेड बाय,
प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी निकालें तो क्या होगा, न्यू वैल्यू यानी P2 और ओल्ड वैल्यू यानी P1 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू P1। तो ये आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, फिर आपको याद होगा कि जब हमने चेंज फाइंड किया था, चेंज का क्या फार्मूला लिखा था भला हमने? चेंज का फार्मूला था न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और इसको हम किससे डिनोट किया था? इसको हमने किया था डेल्टा से, है ना? तो ये चेंज है ना, ये वाली चीज़, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, है ना, और डिवाइडेड बाय यही आ जाएगा Q1, ठीक है, और ओवर फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी, क्योंकि ये न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा के। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल्टा पी ओवर P1, ठीक है ना जी? ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज करें तो डेल्टा क्यू ओवर Q1, और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 ओवर डेल्टा P, ठीक है ना जी? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ बन जाएगी। आप इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व कर लें, इसको रीअरेंज कर लें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई के अंदर 2/3 लिख दें तो जवाब 6 आना है, और या 3/2 लिख दें तब भी जवाब 6 आना है। इसलिए हम इनके ये जो डिनोमिनेटर है उनको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, डेल्टा के नीचे डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू P1 ओवर Q1। तो ये सारे क्या हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूलाज हैं। नॉर्मली ये फार्मूला यूज़ होता है उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो यहाँ मैंने Q2 ओवर Q1 लिखा, ओवर Q1, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर 1 लिख दें, इधर 0 लिख दें, ठीक है ना, 2 की जगह 1 लिख दें, इधर 1 की जगह 0 लिख दें, तो फिर 1 का मतलब हो जाएगा न्यू और 0 का मतलब हो जाएगा ओल्ड। तो वो आपकी अपनी नोटेशंस हैं, तो जो भी नोटेशन हो वो लिख दें कि उसका मतलब क्या है, आपकी मर्ज़ी, ठीक हो गया ना, आपकी मर्ज़ी। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आप थोड़ा गौर करें तो मैंने कल पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको ये बताया था कि ये फ़र्ज़ कर लें ये Q है, Q का मतलब QD है, और ये P है, और ये डिमांड कर्व, और मैं आपसे पूछता हूँ इसकी स्लोप क्या है, तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना इसकी। तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है? स्लोप का फार्मूला होता है चेंज इन राइज, चेंज होता है, ये अपने दिमाग में बिठाएं, स्लोप सिर्फ चेंज होता है, इलास्टिसिटी सिर्फ चेंज नहीं होता बल्कि प्रोपोर्शनेट चेंज होता है या परसेंटेज चेंज होता है। तो चेंज इन रन, तो राइज पर देखें क्या वेरिएबल है, राइज वाई एक्सिस को कहते हैं, ये P है, और रन पर कौन सा वेरिएबल है, Q है। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, डेल्टा P ओवर डेल्टा Q। तो आपसे पूछें व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, तो वो होगी डेल्टा P ओवर डेल्टा Q। दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डेल्टा P ओवर डेल्टा Q। यानी अगर कोई 2 पॉइंट ले लें, कोई से 2 पॉइंट ले लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सॉरी से क्या हो गया, ये डिमांड कर्व है ना, तो कोई से 2 पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें और एक ये पॉइंट ले लें, ए से बी तक स्लोप फाइंड करें, तो ये चेंज इन राइज होगा ये वाला, और ये चेंज इन रन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट, तो ये है चेंज इन राइज, ये चेंज इन राइज है,
और ये चेंज इन रन है, यानी ये है डेल्टा पी और ये है डेल्टा क्यू। तो अब इधर से वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, इस तरह इधर भी वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे फर्ज करें 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आप चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो चेंज का फार्मूला भी आता है। तो न्यू इसमें वैल्यू कौन सी है, बी है ना, और ओल्ड कौन सी है, ए है, क्योंकि हर कर्व को कहाँ से पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। तो लेफ्ट से चलें तो ये आएगा, फिर बी, तो न्यू वैल्यू ये होगी, ये न्यू होगी, ये ओल्ड होगी। तो क्या आएगा, चेंज इन, तो पहले चेंज इन पी फाइंड करें तो बी माइनस ए ही करना है। 2 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा बी माइनस ए इधर भी करेंगे 10 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 5। तो ये इसकी स्लोप आ जाएगी। लेकिन ये ज़हन में रहे, ये स्लोप का भी डिमांड कर्व है फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर आप बी टू सी, अगर एक और पॉइंट यहाँ सी ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे। लेकिन एक लीनियर जो कर्व होता है ना, लीनियर कोई भी, उस पर स्लोप सेम रहती है। कोई भी लीनियर हो, जैसे ये लीनियर है जिसमें कोई बेंड नहीं है, तो उस पर स्लोप सेम सेम रहती है। ठीक है, ये भी ज़रा ज़हन में रखें। अलोंग लीनियर कर्व स्लोप रिमेन्स द सेम। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये डिमांड कर्व होता है, ये Q है, ये P है, और डिमांड कर्व ऐसे है, कर्वी लीनियर है। अब इस पे जब आप स्लोप फाइंड करेंगे ना, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, ए से बी, बी से सी, ये डिफरेंट आएगी। ठीक है ना, ये ए से बी, फिर बी से सी, ये डिफरेंट आएगी। तो ये ज़रा ज़हन में रहे कि कर्वी लीनियर के ऊपर स्लोप डिफरेंट आती है, लेकिन लीनियर के ऊपर स्लोप जो है वो सेम आती है हर पॉइंट पे। ए से बी, बी से सी, सी से डी सेम आएगी। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, आप ज़रा गौर करें कि ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, ये वाला है ना, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है। और ज़रा नोटिस करें, ये स्लोप है, तो ये चीज़ इधर जाके देखें तो आपको नज़र आएगी ये इसका उलट, ये क्या है, इसका उलट है। ये है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, और स्लोप में है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 ओवर स्लोप इंटू P1 Q1। इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप का उलट आ गया ना, 1 ओवर स्लोप आ जाएगा उसकी जगह पर। क्योंकि देखें ना, स्लोप क्या है, स्लोप है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, सॉरी, स्लोप है डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर स्लोप के नीचे 1 है ना, तो अगर हम इसको उलट दें, 1 ओवर स्लोप कर दें, तो इधर भी उलट जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी हो जाएगा। और आप ज़रा देखें, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी है, ये किसके बराबर है, 1 ओवर स्लोप के। ये मैंने डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी को 1 ओवर स्लोप लिख दिया, और ये वैसे ही आ गया P1 और Q1, समझ गया। तो ये बात क्लियर होगी। ये 1 भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, इधर इनके साथ ये जो 1 लिखा आ रहा है ना, ये ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का मतलब है ओल्ड, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। इसलिए आप इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी और पी ओवर क्यू, ये वाली बात कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से इधर भी आप 1 हटा सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था कि ओल्ड वैल्यू के लिए 1 लिखा है हमने। तो ये समझ आ गई बात। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है, ये भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले हैं। ये भी, ये चीज़ ये लिख लें, फिर ये लिख लें, फिर ये लिख लें, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। एक चीज़ जो समझानी थी वो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्लोप है ये इलास्टिसिटी का हिस्सा है। यहाँ से ये बात समझ में आई कि इस एक्सप्रेशन से ये बात समझ में आई
क्या बात समझ में आई कि स्लोप इज अ पार्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्लोप इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये हुआ इलास्टिसिटी इज वाइडर टर्म देन स्लोप। स्लोप से ये वाइडर है क्योंकि स्लोप इलास्टिसिटी का एक हिस्सा है। स्लोप क्या है? इलास्टिसिटी का एक हिस्सा है। तो मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या फ़र्क है, और डिग्रीज क्या होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और काइंड्स क्या होती हैं, फिर स्लोप और इलास्टिसिटी में फ़र्क क्या होता है। समझ आ गई बात?